नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपके साथ। दोस्तों, आज देश में एलईडी का ज़माना चल रहा है। वर्चुअल रैलियां की जा रही है। देश एक अलग परिस्थिति से जूझ रहा है, एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, जिसका निवारण कोई उपाय अभी तक नहीं सूझा है। देश के सामने कोई उपाय नहीं दिखा है। लेकिन देश के अंदर वर्चुअल रैलियां शुरू हो गई, एलईडी की दुनिया शुरू हो गई है। आपको पहले इस वर्चुअल को समझना होगा, इस एलईडी की दुनिया को समझना होगा। दोस्तों, आप लोग जो टीवी स्क्रीन पे न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, जब न्यूज़ एंकर बोलना शुरू करता है तो उसके पीछे जो एलईडी लगा रहता है, जिसमें कि आपको दुनिया की अलग अलग तस्वीरें को दिखाया जाता है, दरअसल वो एलईडी होता है और उसके अंदर अनेकों तस्वीर डाला जाता है और वो तस्वीर चलते रहता है, जिसके कारण आपको देखने में आकर्षित रखता है, आप उसे देखना पसंद करते हैं। ये एलईडी की ज़माना है दोस्तों। ये न्यूज़ चैनल में इसी तरह से दिखाया जाता है। वो न्यूज़ एंकर के पीछे एलईडी लगा होता है और वो उसके सामने खड़ा होता है, और न्यूज़ एंकर जब बोलना शुरू करता है तो उसके पीछे एलईडी स्क्रीन में अलग अलग तस्वीरें चलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपको देखने में आकर्षित लगता है। यह है एलईडी की ज़माना दोस्तों, वर्चुअल ज़माना। लेकिन अब देश की नेताएं भी इस पे उतर आए हैं। देश की विकट स्थिति को छोड़कर देश किस परिस्थिति से जूझ रहा है, इसे ना देखते हुए देश में बेरोजगारी दर बढ़ गया है, इसे ना देखते हुए देश में मजदूर वर्ग बेहाल है, इसे ना देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा चुकी है, इस पे कोई गौर नहीं करते हुए अब देश की नेताएं अपने रैलियों में बेहाल हैं। ये अब जैसे ही चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई, अब ये नेता रैलियों में बेहाल हो गए। लेकिन देश की स्थिति क्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। इस रैली की शुरुआत, इस वर्चुअल रैली की शुरुआत कोई और नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है, जिसमें कि 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाया गया था बिहार के अंदर। दोस्तों, ये इस रैली की शुरुआत में जब अमित शाह जी भाषण देना शुरू किए तो वो अपने भाषण में बोले कि ये जनसंवाद रैली है, लोगों से संवाद करने के लिए। ये कोई चुनाव को देखते हुए रैलियां नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, तुरंत बाद ही आप पहले इस वीडियो को देखिए, किस तरह से तुरंत बाद ही वो अपने बातों को बदल देते हैं और कहते हैं बिहार का चुनाव का जिक्र तुरंत ही ले आते हैं। तो इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है, आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। तो आप इस वीडियो में देखें कि इनकी कथनी और करनी में फर्क क्या है। लेकिन दोस्तों, मेरा मुद्दा यहां पे नहीं है। मेरा मुद्दा यह है दोस्तों कि जब देश के जनता, देश के मजदूर बेहाल था, 3 महीना के लॉकडाउन के अंदर वो सड़क पे थे, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी के शासनकाल में ऐसा स्थिति नहीं आया था कि लोग सड़क पे निकल गए हों। और जब वो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग सड़क पे थे, वो श्रमिक सड़क पे थे, जब वो मर रहे थे, कहीं रेल पटरियां पर सोते हुए उनकी दम निकल गई, उसके ऊपर से रेल गुजर गया, तो कहीं बच्चे ये सोच रहा है कि उसकी माँ की वो चादर है, लेकिन अब वो उसकी कफन बन चुकी है। तो उस समय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ थे? देश की जनता जानना चाहती है। उस समय देश की जनता को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी
कि हमारे गृह मंत्री कुछ बोलेंगे, कुछ इस पे चर्चा करेंगे, कुछ राहत पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे गृह मंत्री कहाँ थे उस समय? उस समय उनके ही कुछ जो अंधभक्त हैं वही इस मैसेज को भी फैलाए व्हाट्सएप के जरिए कि उन्हें कोरोना हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि बाद में वो खुद आकर किए कि उन्हें कोई कोरोना नहीं हुआ था। तो फिर वो 3 महीने के दरमियान क्यों नहीं एक बार भी दिखे दोस्तों? देश की जनता, देश का वो गरीब, देश का वो मजदूर जानना चाहता है कि आखिर इतने दिन तक आप क्यों नहीं दिखे और आपको आज क्या जरूरत पड़ गई? ये 72,000 एलईडी स्क्रीन जो कि बिहार के अंदर रैलियों में लगाई गई, उसकी आपको क्या जरूरत पड़ गई ताकि आपको ये संवाद करना पड़े? मैं नहीं मानता दोस्तों कि मैं ये इस बात को नहीं मानता कि ये चुनावी रैलियां के लिए की गई थी, बिहार में चुनाव को देखते हुए ये रैलियां की गई, लेकिन आपको ये संवाद की जरूरत क्यों पड़ गई दोस्तों? आप ये संवाद में बिहार की जनता को क्या दे दिए? बिहार की जनता को आपने कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ चुनावी प्रचार किया है। बिहार की जनता इतनी बुड़बक नहीं है, वो समझती है इस बात को कि आपने क्या किया और आपको ये क्या जरूरत पड़ गई। दोस्तों अब ये जो 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाया गया था, अब मैं आपके सामने इसका भी सिलसिलेवार तरीका से इसमें कितनी खर्च हुआ इसे भी मैं आपके सामने लेकर आता हूं दोस्तों। ये 72,000 एलईडी स्क्रीन में एक एलईडी स्क्रीन की जो लगाई गई उसका मिनिमम कीमत 20,000 रुपये एक एलईडी का रखा गया है दोस्तों। अब ये 72,000 एलईडी स्क्रीन का जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस एलईडी स्क्रीन में 144 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पूरे 72,000 एलईडी स्क्रीन में सिर्फ इस वर्चुअल रैली की एलईडी स्क्रीन में 144 करोड़ रुपये खर्च हुए। और इनके जो रैलियों में और जो अलग खर्च हुए उसका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं किया हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ एलईडी स्क्रीन पे जिक्र किया हूँ, जिसके कि एक एलईडी स्क्रीन में 20,000 रुपये खर्च होती है और 72,000 एलईडी स्क्रीन को जब कैलकुलेट किया गया तो 144 करोड़ रुपया खर्च। दोस्तों ये जनता, ये मजदूर ये जानना चाहता है कि आपको 144 करोड़ रुपया खर्च करके ये रैलियां करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जब देश एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। इस समय भी आपको ये रैलियां क्यों करनी पड़ी? देश इस बात को जानना चाहता है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं उठाया दोस्तों। ये मीडिया भी खामोश रही इस बात को। क्या आपको कोई न्यूज़ चैनल इस बात की पुष्टि करते हुए दिखा कि इसके रैलियों में कितनी खर्च हुई? दोस्तों इस रैलियों में जितना खर्च किया गया है, इससे ये जो बिहार के श्रमिक मजदूर हैं, जब मैंने इसकी पूरी कैलकुलेट किया तो पता चला कि बिहार के 144 करोड़ रुपए में ये बिहार के जितने मजदूर वर्ग बाहर फंसे हुए थे वो सही सलामत उनका किराया आराम से 24 लाख मजदूर का दे सकते थे। लेकिन यही सरकार है दोस्तों जो लॉकडाउन के दौरान यही सरकार बोली थी कि हम मजदूर को वापस लाने में असमर्थ हैं। इनके पास उस मजदूर के लिए, उस मजदूर का किराया तक देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अपनी रैलियों में 144 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए पैसा है इनके पास। क्या ये सवाल जनता नहीं पूछेगी दोस्तों कि इतना पैसा इसके पास अपनी रैलियां करने के लिए है, जनसंवाद करने के लिए है, लेकिन उस मजदूर को एक डब्बा पानी तक देने के लिए नहीं है दोस्तों। वो अपनी बदहालत जिस तरह से हुआ, अपनी हालत पर निर्भर करके वो अपने घर को वापस आए हैं दोस्तों। कितने को क्या हो गया, कितने मर गए रास्ते में ही, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा, उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। लेकिन जब एक हथनी, एक गर्भवती हथनी मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो उस पर बवाल छिड़ जाता है, उस पर हर मीडिया डिबेट चलाना शुरू कर देती है और साथ में ये पॉलिटिशियन, ये अंधभक्त उसका साथ देते हैं दोस्तों। यही देश की अभी पॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों। जब एक गर्भवती महिला हर हॉस्पिटल भटकते रहती है लेकिन उसका उपचार नहीं किया जाता है,
और उसके हॉस्पिटल के बाहर उसकी मौत हो जाती है, उस पर कोई डिबेट नहीं चलता दोस्तों, उस पर कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, एक शब्द तक नहीं निकालती, और ये सरकारें खामोश बैठती है उस पर। और जब एक हथनी की मौत होती है तो ये सरकारें उछलना शुरू कर देती है और ये मीडिया डिबेट पे डिबेट चलाना शुरू कर देती है। तो क्या अब देश की जनता ये समझ ले कि हाथी, घोड़े, बकरियां अब इस देश का लिए महत्वपूर्ण हो गया है, और ये लोग, ये मजदूर, ये किसान, क्या अब इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ये देश को क्या अब घोड़े बकरियां चलाएंगे, हाथी चलाएंगे इस देश को? अगर इस देश में लोग ही जिंदा ना रहे तो देश को कौन चलाएगा दोस्तों? देश की झंडा कौन लेके घूमेगा? इस पे कोई चर्चा नहीं, अलूल झलूल बातों पे चर्चा होती है दोस्तों इस देश में, और मीडिया उसका साथ देती है। दोस्तों अब ये आपको तय करना है कि हमारे देश की सत्ता की चाबी किसके हाथों में है। जब इस देश में बेरोजगारी दर 33.8% आ गई है तो इनके श्रम और रोजगार मंत्री चुप हैं। जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है तो सरकारें चुप हैं। जब कई रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सेना के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत में घुस चुकी है तो हमारे रक्षा मंत्री चुप हैं। जब हमारा पड़ोसी देश नेपाल ये बात कहता है कि भारत की सरजमी हमारी है तो हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। और ये बोल किस चीज पे रही है? तो ये अपनी वर्चुअल रैली में एलईडी पर बोल रहे हैं। ये इस बात को कभी नहीं बोल रहा हमारे देश में क्या चल रहा है, इस पे वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एलईडी स्क्रीन पे वर्चुअल रैलियां शुरू कर चुके हैं दोस्तों। जब चुनावी सुगबुगाहट हुई तो ये भी दिखना शुरू हो गए दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, इस पे कुछ नहीं बोला गया दोस्तों। तो अब आपको ये फैसला करना है कि हमारी सत्ता की चाबी किसके हाथों में जा चुकी है और हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। अब उन पढ़े लिखे इंसानों को, उन जनताओं को ये समझना होगा और ये विचार करना होगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये अंधभक्त तो इस पे कभी नहीं सोचेंगे, इन्हें कुछ भी कहो तो बुरा ही लगेगा, लेकिन उस पढ़े लिखे इंसान जो समझदार हैं उसे इस बात को तो समझना चाहिए कि हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है, किस कदम पे जा रहा है। देश हर चीज में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। एजुकेशन व्यवस्था तो चौपट हो ही चुकी है। हर एजुकेशन व्यवस्था धीरे धीरे प्राइवेटीकरण इंस्टीट्यूट बनते जा रही है। तो अब गरीब बच्चे वो कहां पढ़ेंगे? अब इन बच्चों के पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं? ये अब अपने बच्चे को कहां पढ़ाएंगे? उन शिक्षित लोगों को अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। और ये सरकार से सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। अगर आप इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे तो देश किस ओर जा रहा है। अब आप खुद ही समझिए कि किस ओर में देश जा रहा है। देश खाई की ओर धकेला जा रहा है। ये पूरा देश एक प्राइवेट देश बन के रह जाएगा दोस्तों। प्राइवेट कंपनी के हाथों में पूरा शासन रहेगा दोस्तों, और वो अपने अनुसार से चलाएंगे। यही देश की हालत होते जा रही है। आपको अब ये तय करना होगा और सही ढंग से आपको चयन करना होगा कि आपको क्या करना है और अपनी सत्ता की, देश की सत्ता की चाबी कहां देना है, ये आपको तय करना होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि देश की जनता सच्चाई को जान सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अगर फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव हमें देख रहे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।